बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है कि मौजूद बहस यही है कि अपोजिशन ने कहा है कि 31 दिसंबर तक हम इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर मुलाकात हुई है मरीम नवाज शरीफ साहबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की, क्योंकि इत्तलात ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की राय ज़रा कुछ मुख्तलिफ है शायद इस्तीफ़ों के हवाले से। साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि कल यानी कि आज ऐलान होगा हड़तालों के शेड्यूल का, पहिया जाम के शेड्यूल का, और आज हम बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब करने लगे हैं और वो इजलास भी अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, उसकी तफसीलात भी आपको हम बताते हैं। और अब 13 दिसंबर करीब आ रही है, जिस जलसे का बहुत ज़्यादा चर्चा कर रही है अपोजिशन, और उससे पहले इस जलसे को ही साउंड की खिदमत फराम करने वाले डीजे भट्ट साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं, और क्या मजीद गिरफ्तारियाँ होनी है नहीं, ये ज़रा का सारा सियासी मंजरनामा है। मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ ही ये भी अब नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपने अपने इस्तीफ़े भी अपनी क़यादत को जमा कराना शुरू कर दिए हैं। सिंध से आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, या मुल्तान से मेंबर हैं पंजाब असम्बली के अली हैदर गिलानी साहब, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, अभी जलसा भी हुआ था मुल्तान में, आपने बहुत उनका तज़किरा सुना, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया। ज़रा मैं यहीं से आगाज़ करता हूँ पीपल्स पार्टी की कैसे रुकी कि जिन्होंने इस्तीफ़ा जमा करा दिया है, और फिर हम आगे बात भी करते हैं दीगर मेहमानों। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वसीम भाई, ये आपने अपना इस्तीफ़ा कल जमा करा दिया, तो उसके बाद क्या आपको पार्टी लीडरशिप ने कहा है फिर? जी वसीम भाई, कल जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई जी जी और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, जी जी उन्होंने ये फरमाया कि तमाम पार्लियामेंटेरियन अपने पार्टी लीडर्स को अपने अपने इस्तीफे जमा करवा देंगे 31 तक। तो ये फैसला उन्होंने सुनाया क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पीडीएम के तमाम डिसीजन को इंडोर्स करती है। तो मैंने उसी वक्त अपना इस्तीफा चेयरमैन साहब को भिजवा दिया। मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी लगा दिया, ट्विटर पे, और चेयरमैन साहब को भी मैंने वो मैसेज किया। उसके बाद आज सुबह जो पार्टी की डायरेक्शन हमें मिली है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हम सारे फैसले हमारे सीईसी जो है, जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारी, वो फैसले करती है इस मामले में। तो अभी सीईसी का इजलास होगा और उसके बाद बाकायदा तौर पे पार्टी जो हमारी लीडरशिप है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो हमसे इस्तीफे मांगेंगे, तो हम फिर उनको इस्तीफे जमा कराएंगे। यानी फिलहाल आप लोगों को, आपको बिलावल साहब ने अगर कहा हो या जिसने भी, कि फिलहाल आप लोगों को इस्तीफे जमा कराने से रोका हुआ है पार्टी ने कि पहले सीसी का इजलास हो जाए उसके बाद देखेंगे उसमें क्या फायदा होता है, क्या फैसला होता है? ऐसे रोका नहीं है किसी ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी सीईसी की क्योंकि मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात है, तो हमारी जो प्रॉपर सीईसी की मीटिंग होगी वो फिर हमें बताएगी कि हमने इस्तीफे किसको जमा कराने हैं और कैसे जमा कराने हैं। तो वो उसका वेट हो रहा है, वो हमारी सीईसी। तो इसका मतलब क्या पीपल्स पार्टी ने अब तक इस्तीफों का फैसला किया नहीं है? सीईसी के इजलास के बाद ये फैसला होगा? बिल्कुल जी, सीईसी के इजलास के बाद होगा फैसला, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम जो फैसले होंगे, चाहे वो जलसों के हों, चाहे वो तो पीडीएम तो फैसला कर चुकी है 31 से पहले इस्तीफे जमा कराने का, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीसी के बाद पीपल्स पार्टी अपनी फैसला करेगी, फिर आप कह रहे हैं पीडीएम के फैसलों की पाबंदी है पीपल्स पार्टी। हम 31 से पहले इस्तीफा जमा करा देंगे, लेकिन एक सीईसी की मीटिंग होने दें। सीईसी की मीटिंग के बाद इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पे तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अपनी लीडरशिप को अपने इस्तीफे देते हैं। तो सीईसी के इजलास में इस्तीफे देने या ना देने का फैसला होगा या बस एक रस्मी कार्रवाई है सीईसी का इजलास? सीईसी की पार्टी की लीडरशिप है जी, पार्टी की लीडरशिप तो फैसला करेगी, हम उसको इंडोर्स करेंगे। तो फैसला हुआ नहीं है इसका मतलब अभी तक इस्तीफे देने? नहीं, अभी तक सीईसी की मीटिंग नहीं हुई ना वसीम भाई। तो फिर आप कह रहे हैं पीडीएम के फैसलों के पाबंद है, पीडीएम ने तो कर लिया फैसला। तो पीडीएम और के साथ साथ हम एक डेमोक्रेटिक जमात है, हमारी जमात की अपनी पाबंदियां होती हैं कि चेयरमैन को हम क्या इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसलों की पाबंद है, तो उसके तहत तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने की पाबंद है। पार्टी पीडीएम के तमाम फैसलों की पाबंद होगी, लेकिन हमें अपना ड्यू प्रोसेस तो इस्तेमाल करने देना। हम अपने जो पार्टी की जो वर्किंग है हम उसमें से निकलेंगे और फिर उसके बाद इस्तीफे देंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम इस्तीफे देंगे, इसमें तो कोई दो राय। तो फिर सीसी के इजलास में क्या तय होना है? सीईसी की इजलास में यही पार्टी डिसाइड करेगी कि कब इस्तीफे देने हैं और किसको देने हैं। तो वो तो पीडीएम डिसाइड कर चुकी है कि 31 से पहले देने और कायदीन को देना। तो 31 से पहले देने हैं तो किसको देना है? कायदीन को देना है, पीडीएम ने तो यही कहा, आपने कहा पीडीएम के पाबंद है।
तो वो हमारी बाकायदा तौर पर जो सीईसी की मीटिंग होगी वो डिसाइड करेगी कि किस वक्त और कब तक तमाम पार्लियामेंटेरियन अपने इस्तीफे दे। तो ये तो अभी फैसला नहीं हुआ, ये तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो कोई एमएलए दे रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर डेडलाइन हमें मिलती है। और आपकी खुद बिलावल भुट्टो साहब से बात हुई है इस हवाले से? बिल्कुल, चेयरमैन साहब से मेरी बात में बात हुई है, उन्होंने कहा कि और जब बात कर रहे हैं वो 19 से गुफ्तगू की रोशनी में कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सीईसी की मीटिंग होगी उसके बाद हम इस्तीफे भी देंगे और हम पीटीएम के तमाम फैसलों की पाबंद रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब अली हैदर गिलानी साहब, इंटरेस्ट पीपल्स पार्टी की बात करें। निहाल हाशमी साहब भी तशरीफ लाए, आइए निहाल साहब को माइक लगा दिया अपना, बिठाइए। और हमारे साथ जनाब दीगर मेहमान गिरामी भी तशरीफ फरमाए। हमारे साथ मौजूद जनाब उस्मान डार साहब, जो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ही थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सियालकोट में मसरूफ दिन गुजारा है। उस्मान डार साहब जो है वो वहीं से इलेक्शन लड़े हैं, स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑन यूथ अफेयर्स, बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सर, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। और जनाब सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ तशरीफ फरमाए, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज एक बात कही है, जब उस्मान डार साहब पहलू में ही खड़े थे, मैं वो चला देता हूँ और वो मेरा सवाल नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ने सवाल किया, उसका आप जवाब दे दीजिएगा कि भाई क्या है इसका जवाब। वज़ीर आज़म साहब ने कहा भाई अपोजिशन बता देना, समझा देना कि वो क्या कर लेगी, कैसे कर लेगी, वो सुनाए, फिर निहाल साहब जवाब देंगे कि क्या कर लेंगे और कैसे कर लेंगे, दिखाइएगा। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज क्या है? इस्तीफे देंगे हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होके आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। आप कानून और आइन का बैकग्राउंड भी रखते हैं, बता दें कि उसमें क्या उन्होंने गलत कहा। कहते हैं वज़ीर आज़म को हटाने यही तरीका है, अदम एतमाद, वो ले आओ, इस्तीफों से क्या होगा, हम ज़िम्नी करा देंगे। आप बता दें कैसे क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, आपके मासूमाना सवालात के जद में बहुत लोग आ जाते हैं, मुझे भी लग रहा है कि आप ले आएंगे। नहीं मैं तो देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की, इनकी जो रिट है हाँ। वो वज़ीर आज़म हाउस से तो बाहर भी नहीं है। और जहाँ तक रह गया कि ये क्या करेंगे, तो इनसे पंजाब का लोकल बॉडीज तो कराया नहीं गया। उन्होंने कहा कल के सेनेट के बाद कराएंगे, मार्च के बाद। देखिए जो आईनी प्रोविजन, आईनी प्रोविजन क्या कहता है, आप पंजाब की लोकल गवर्नमेंट के पास 2 साल बाकी थे, आपने उसको कर दिया। आपको 12 कहा गया, जो सबसे बुनियादी जमहूरियत का जो सीढ़ी है वो है लोकल बॉडीज। इनसे लोकल बॉडी ने भी नहीं कराए थे। देखिए, और एक बात बताओ, ये एक काउंसलर भी नहीं करा सकते। उसकी वजह इनको पता है कि ये इंतहाई गैर मकबूल है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की गैर मकबूल तरीन हुकूमत है। अब बात हो रही नहीं, वो जिम्नी क्यों नहीं, उनको जिम्नी कराने से कौन रोक सकता है? क्या क्यों नहीं करा सकते वो जिम्नी इलेक्शन? अगर तीन जो अभी जिम्नी होनी है वो तो करा नहीं पा रहे हो, वो 150-60 जिम्नी इंतखाबात करेंगे। और ये कौन होते कराने वाले? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, नहीं वजीर आजम का काम नहीं है। इत्तेजाज साहब ने इस पर आईनी नुक्ता ये बताया कि निगरान सेटअप उस वक्त इलेक्शन कराता है जब कोई हाउस डिसॉल्व हो जाए। आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व तो नहीं कर सकते ना, आप लोग उससे बाहर जा सकते हैं, अपने इस्तीफे दे सकते हैं। नहीं है, ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इनके मातहत है, तो इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन अगर होगा तो मेरी पूरी बात सुन ले। जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो ये है, 60 डेज के अंदर अंदर आपको ज़मीनी इलेक्शन कराना है। बेशुमार ऐसे सीट्स हैं जो 60 डेज, क्या आज 160 डेज गुजर गए, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, तो 160 सीटों पे ये कहां से ज़मीनी इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन का रजामंद होना जरूरी है। और फिर इनकी रिट नहीं, और फिर ये कहते हैं कि तो आपके ख्याल में क्या होगा? आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए, फिर क्या होगा आपके ख्याल में? सिर्फ इस्तीफे कौमी असेंबली के नहीं होंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज के भी होंगे। और देखिए उसके बाद लोग मिठाइयां बांटेंगे, इसलिए बांटेंगे लोग खुश होंगे। होगा क्या? लोग जो रोटियां खरीदते थे नवाज शरीफ के दौर में 5 रुपए का, आज वो खरीद रहे हैं 10 रुपए का, 15 रुपए। जो पेट्रोल मिठाई होगी, पूरी पार्लियामेंट घर जाएगी। पूरी पार्लियामेंट कैसे घर जाएगी? सुन तो लेना सर, पार्लियामेंट जो है इसे घर जाना होगा। कैसे? कोविड-19 इस्तीफे हो गए, सियालकोट की नशिस्त खाली हो गई, ख्वाजा आसिफ साहब ने छोड़ दी, डार साहब लड़के जीत के आ गए, तो और तगड़े हो जाएंगे ये लोग। तो बात सुने, ये अब एक सीट भी नहीं जीतेंगे। जो इन्होंने मुल्क को जिस दोराहे पे, जिस आपके मीडिया के वर्कर से जाके पूछे, आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आज मीडिया पे कदगन है, आज रोटी महंगी है, आज बेरोजगारी अपने उरूज पे है। बताएं भाई, उस्मान डार साहब भाई बता दें कि वो ये कहते हैं भाई कहना आसान है कि जिंदगी करा देंगे, हम इन्हें इख्तिदार में खेल नहीं पाकिस्तान के, हम नहीं, पाकिस्तान के अवाम के इनको फिर वोट देगी, बताओ। नामुमकिन है।
बताएं भाई, लोगों के मुंह से निवाले छीन लिए इन्होंने, दवाइयां महंगी कर दी। डार साहब तो सरमायादार आदमी है, बड़े आदमी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बता दे। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ निहाल हाशमी साहब जरा अब सुनेंगे मुझे। वसीम, आपने सियालकोट का जिक्र किया, अच्छा किया आपने मेरे हलके का जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्तीफा ही देना था, हाँ। तो वो फिर इलेक्शन की रात 2 बजे फोन क्यों किया, सर मैं इलेक्शन आ रहा हूँ मुझे बचा लें, हैं? वो रो भी रहे थे। उस्मान डार धांधली कर रहा है, सियालकोट में धांधली हो रही है सर, उस्मान डार ने मेरी मंजिल ठोक दी, आप मुझे बचा ले। तो ये वाले ड्रामे करने की क्या जरूरत थी ख्वाजा आसिफ को, अगर उन्होंने इस्तीफा ही देना था। मैं तो ये कहूँ, आपको पता है, पूरी कौम को पता है, जनरल बाजवा को फोन किया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इलेक्शन की आधी रात 2 बजे, और फिर धांधली नहीं हुई। जनरल बाजवा ने कहा धांधली नहीं होगी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इलेक्शन जीत गए। तो अगर यही सब कुछ करना था, इस्तीफे ही देने थे, तो वो टेलीफोन वाला फिर ड्रामा क्या था इनका। अब मैं आता हूं असल बात पे। देखिए वसीम, अगर इन्होंने इस्तीफे देने हो ना, हाँ। इनके जो MNAs आते हैं टीवी प्रोग्राम में, हाँ। उन्हें कहते हो ये देखिए पॉकेट में इस्तीफा रखा हुआ है हमने, ये है जी हमारा इस्तीफा जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली के नाम है। नहीं, ये आप इस्तीफा लाए आप ऐसे कागज दिखा रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो इस्तीफा तो दिखाए ना कौन को लाके, जो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे पीडीएम के MNA सेनेटर्स कि जी ये चेयरमैन सेनेट के नाम हमने इस्तीफा लिख दिया है। इस्तीफा क्या दे रहे हैं? बिलावल जरदारी के नाम, मरियम सफदर के नाम। मरियम सफदर कहती हैं मैं चेक करूंगी, मैं बिलावल जरदारी को दूंगी। बिलावल जरदारी जो है पीपल्स पार्टी के इस्तीफे मरियम सफदर को देंगे। फिर ये दोनों बिलावल जरदारी, मरियम सफदर मौलाना फजल रहमान को देंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब सारे इस्तीफे लेके देखना तबलीग पे चले जाएंगे। तबलीग पे जाना तो अच्छी बात है, लेकिन होना है भाई वो ये कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस्तीफों के साथ चले जाएंगे ना। मैं नहीं कह रहा बुरी बात है भाई, इस्तीफे भी ले जाएंगे, इस्तीफे देना तो स्पीकर को देना। ये नौसरबाजी है सारी, सारी रंगबाजी कर रहे हैं, नौसरबाजी कर रहे हैं। बददियानत स्पीकर है क्योंकि, और इस पार्लियामेंट से इस्तीफा होता है पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा, और स्पीकर उस पर खामोश है। ये जो इस्तीफा तो उसी वक्त होता है ना जब स्पीकर को दिया है। हमें पता है किसको इस्तीफा भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, हमें पता है, हमें पता है किसको भेजना है। तभी स्पीकर को हमने जाकर के सुन लिया, जो कौमी असेंबली का सेक्रेटरीट है उसमें भी हम जमा करा सकते हैं, मगर एक बेख्तियार आदमी के पास, ये स्पीकर के पास। और जब हमारी क़यादत, स्पीकर पाबंद है एक MNA को बुला के पूछने का, तो स्पीकर के फोरम को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते ना। फोरम को तो इन्होंने जाया कर दिया ना, हमने नहीं किया। जब हमारी पार्टी क़यादत और PDM, पाकिस्तान की आवाम की क़यादत जब फैसला करेगी कि हमने कब कहां किसको देना है, हम मुझे एक बात समझा दे, फिर मैं जाता हूं ना आगे, कि ये इस वक्त जो उस्मान डार साहब ने कहा आपने एक ही जगह देना, इनको बताएं पार्लियामेंट में जी, अपने लीडरान को इस्तीफे देने का क्या मतलब, इससे क्या होगा, इससे टेक्निकली क्या हो जाएगा? इसके ये एक कमिटमेंट है एक सियासी कारकुन का अपनी पार्टी के साथ, उसके नजरियात के साथ, अच्छा, और अवाम के साथ उसकी वाबस्तगी है कि हम लोटे नहीं है, हम पार्टी के और मंशूर के और नस्बुलैन के हामी, हम लोटे नहीं। इनकी पार्टी में इनके भाई डार साहब आप जिम्नी करा देंगे ना, अगर गए तो बस आप जिम्नी करा देंगे, ये बता दें, क्योंकि कहना आसान है, वो कहते हैं 160 हल्कों में जिम्नी करा देंगे उस्मान डार साहब आप लोग। देखें, जो आइन और कानून कहता है 172 MNAs पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हों, चाहे वो मिक्स पार्टीज के हों, असेंबली भी चलेगी, प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे। अच्छा, 82 या 83 का कोरम है, अगर वो भी मौजूद है असेंबली बरकरार रहेगी। भाई ठीक है, मैं सलीम बुखारी साहब आप बता दें, आपका ठीक है, मैं समझ गया। बेहतर है कि इन्हें किसी सीनियर कानूनदान का इंटरव्यू सुना दें, ये ऐसे ही बस कौम को गुमराह कर रहे हैं। चलें आप ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, इनको खतरा ना। मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं वसीम, ये सारा इस्तीफों का ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है क्योंकि इनके वर्कर्स जलसों में अब आना कम हो गए हैं, कोरोना के डर की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को पता है कोरोना फैल रहा है, उस वजह से इन्होंने इस्तीफों का ड्रामा रचा दिया जी, इस्तीफे दे देंगे। भाई बुखारी साहब क्या होगा आप बताएं, जब इस्तीफे हो जाएंगे तो बहरान होगा या सिंपली जिम्नी इलेक्शन? ऐसा बहरान होगा कि सबको लग पता जाएगा। देखते हैं क्या बुखारी साहब क्या फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम, आपके मासूम सवालों से यकीनी तौर पर डर लगता है। पहली बात तो ये कि जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, वो तो आप ही मेरे इन दोनों भाइयों पे छोड़ दीजिए। ये उस्मान डार साहब भी इससे निपट लेंगे और मेरे सीनियर भाई बैठे हुए हैं वो भी इनसे निपट लेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के हवाले और देखने वाले अलग चाहता हूँ। जी, मैं 2-3-4 बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो
अपोजिशन जो है वो जो कुछ कर रही है वो उसका नतीजा तो बहुत दूर नहीं है, सामने आने वाला है। लाहौर के जलसे से मेरे ख्याल से बहुत सी बातें तय हो जाएंगी। वो कामयाब होता है नहीं होता है, वहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होता है नहीं होता है, इस्तीफे आते हैं नहीं आते हैं, ये तो सब आने वाले वक्त में देखने की बातें हैं। अच्छा, लेकिन जो कुछ भी हुकूमत अब तक दावे कर रही थी, चाहे वो शेख रशीद थे, चाहे फवाद चौधरी थे, चाहे वो फयाजुल हसन चौहान थे, चाहे वो शिबली चौहान थे, या वो फिरदौस शाह जो भी थे, एक बात चले करेक्ट कर लीजिए। वो कभी कभी होता ही है कि मैं फयाजुल हसन को शिबली कह देता हूँ और शिबली साहब को फयाज कह देता हूँ। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। गुजारिश ये है कि दो बातें हो रही हैं और बहुत गलत हो रही हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवॉइड किया जाए। वो क्या? एक तो ये कि अपोजिशन तो इल्जाम लगा रही है ना कि जी सिलेक्टर थे कोई जिन्होंने सिलेक्ट किया, फैसिलिटेटर थे कोई जिन्होंने फैसिलिटेट किया, दो बंदों के नाम भी ले लेते हैं। लेकिन जरा ये आप देखिएगा, जरा हल्का सा मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है। क्या कर रही है? अभी उस्मान डार साहब ने भी खुद कहा, नकल भी उतारी, उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग सीख ली है। उस्मान ने, हम समझते थे बहुत सादा आदमी है, लेकिन अब वो बहुत अच्छे एक्टर भी बन गए हैं। जनरल बाजवा को फोन किया, गला फाड़ फाड़, खुदा के वास्ते फौज पे रहम कर दे भाई साहब, आप खुद ये कह रहे हैं, आपको पता नहीं आपके लफ्जों का मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ को इलेक्शन जितवाया बाजवा साहब ने। ओए अल्लाह के वास्ते रहम करें। फिर आपके दूसरे भाई कहते हैं बुहारी साहब, मुझे बात पूरी कर लेने, मुझे बात तो पूरी कर लेने, बात पूरी कर लेने। फिर आपके साथी जो है गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि जनाब ये जियाउल हक के तलवे चाट के आए और जनरल जिलानी जो उसकी छत के सरिये लगा के आए। भाई वो रजाकारों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे क्या, खुदा के लिए? फिर आप कहते हैं आईजीआई किसने बनवा के और पैसे लिए, किसने दिए थे पैसे भाई साहब? वो आईएसआई किसकी है, फौज की नहीं। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो इस फौज के ऊपर यार, खुदा के वास्ते। मैं आपसे हाथ बांध के दरखास्त कर रहा हूं कि जब आप कहते हैं जुबैर मिलने गया था तो आप पहले बात तो पूरी सुन लेना। जब आप कहते हैं जुबैर साहब मिलने गए थे, जुबैर जनाब मुझे ये बताइए पहले कि कौन मिलने नहीं गया था? आपके खान साहब नहीं जाते थे मिलने के लिए उनको? एक बात। दूसरी बात ये कि जिन्होंने बुलाया था आप उनके बारे में कुछ नहीं फरमाते, जो डीजीआईएसआई को लेके साथ बैठे हुए थे। और खुदा के वास्ते फौज पर रहम खाएं अल्लाह के लिए, मेरे हाथ बंधे देख लें। फौज को क्या को जितना आपने घसीटा है, मेरा ख्याल है किसी ने नहीं घसीटा। इसको बंद कर दें, फौज पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। एक बात। अब आ जाए दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपका मासूमाना दूसरा हिस्सा है, वो ये है कि ये जो पीडीएम की मूवमेंट है, इसको ये अगर कामयाब होती है, मैं उस्मान डार साहब को फोन करके मुबारक दूंगा कि आपकी तमाम तर कोशिशें रंग ले आई हैं। क्योंकि जिस किस्म के कामयाब कर रहे हैं, इनकी जिस हुकूमत कामयाब कर रही है। जी बिल्कुल कर रहे हैं। वो कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुल्तान के जलसे से शुरू हो जाएं या मानसेरा से शुरू कर लें, हर जलसा जो है हुकूमत ने अपनी नारेबाजी से और गलत एक्शन से कामयाब कराया है। मुल्तान इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। और मैं दुआ करता हूं कि थोड़ी अकल आ जाए, वरना लाहौर को वो ये इतना कामयाब कराएंगे कि फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी दो वजूहात हैं। अच्छा। उसके बाद आप फ्लोर जिसको मर्जी दे दीजिए। एक बात तो ये है कि आप ऐसा नारा ना लगाएं जिसको साबित ना कर पाए और हुकूमत की रिट कंप्रोमाइज हो जाए। आपने कहा मानसेरा का जलसा नहीं करने देंगे, डीसी ने कहा एनओसी नहीं देंगे। एक कैप्टन सफदर के लेवल पर कितना बड़ा जलसा हुआ आपको याद होगा। फिर पेशावर में आपकी पूरी हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर समेत यूसुफ शौकत जई ने और कामरान बंगश ने गला फाड़ फाड़ के कहा जो आएगा जलसा गाह में जेल जाएगा, हम होने नहीं देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम होने देंगे जलसा, अब सिर्फ मुंतजिमीन के खिलाफ पर्चा होगा बस। और दूसरी वजह क्या है बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं जरा। हाँ देखे ना आप वसीम बदामी कितने मासूम हैं आप यार, कि आप कह रहे हैं कि हम जलसा होने देंगे लेकिन वहां कुर्सियां नहीं रखने देंगे, हम वहां लाउड स्पीकर नहीं लगाने देंगे, उसको जेल भेज देंगे। यार अल्लाह के वास्ते ना करो यार। हुकूमत को कोई खतरा नहीं था अपोजिशन की मूवमेंट से, लेकिन ये जो हमारे तर्जमानों की फौज जफर मौजूद बताएं भाई, उनके जिस नौयत डीजे भट्ट को पकड़ लिया यार डार साहब, डीजे भट्ट गिरफ्तार। मैं चाहता हूं मेरे लिए मैं लिखा हुआ था, अब आपने कह दिया। डीजे भट्ट गिरफ्तार, एहतराम है। अजीब से लगी हेडलाइन देख के। नून ने आप लोगों ने भी गिरफ्तार किया था। हम चलो जालिम थे ना, ये तो ईमानदार लोग हैं, सियासी वर्कर हैं। हाँ बता आप इसलिए बहुत काबिल कदर हैं कि आप खुद सियासी वर्कर हैं, जेन्युइन। ये अल्फाज आपके लिए कह रहे हैं वो। देखिए मैं यही बात, बुहारी साहब, हाँ बुहारी साहब देखिए मेरे लिए बुहारी साहब काबिल एहतराम है। मेरे लिए बुहारी साहब काबिल एहतराम है। मैं बुहारी साहब ये बात कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि धांधली जनरल बाजवा साहब ने करवाई, डीजीआईएसआई फैज हमीद साहब ने करवाई। ये नवाज शरीफ का बयानी है।
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयानिया अपने लीडर की बात की नफी करता है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने रात को 2 बजे फोन कॉल करके जनरल बाजवा से कहा सियालकोट में उस्मान डार धांधली कर रहा है। आपका नाम लिया ना? उस्मान डार मेरा इलेक्शन लूट रहा है। हाँ, ये स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, आप जाएं गूगल करें। उन्होंने कहा मैंने रात के 2 बजे फोन किया, इसलिए 2 बजे फोन किया कि उस्मान डार धांधली कर रहा है सियालकोट में, बाजवा साहब धांधली रोकें। तो बाजवा साहब ने धांधली रोकी, फौज ने धांधली सियालकोट में नहीं होने दी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है, मैंने बन गए बुहारी साहब, जनरल बाजवा ने धांधली इस मुल्क में नहीं करवाई, मैं ये कह रहा हूं। अब आगे मैं मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट की नफी कर रहा हूं। अब आपने कहा है ये, पहले आपने ये नहीं कहा था। चलो यही तो मैं कह रहा हूं कि यार मैंने कहा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने फोन करके जनरल बाजवा साहब से ये कहा कि उस्मान डार ने मेरी मंजी ठोक दी है, मीर पे वो धांधली कर रहा है। अब आप ये देखें ना, ये जो जुबान आप इस्तेमाल करने लग गए हैं उस्मान डार साहब, ये आपको जेब नहीं देती यार। आप तो बहुत नफीस आदमी थे, आपकी तो लफाजी बहुत कमाल की होती थी। ये मंजी ठोक दी का आप मुझे बताइए कौन सी लैंग्वेज है? पीडीएम ने माहौल ऐसा बना दिया है, पीडीएम ने भारी साहब। आप इनकी बातें खुदा के लिए ये मंजी ठोकना मैं हज़फ करता हूँ जरा आज की इस टॉक शो से। मतलब यार आप खुद हंस रहे अपनी बात से यार, आपने इतना मुतादिद बार दोहराया है, मतलब क्या कहूँ यार भाई। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दें कि इत्तेदाद हसन साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे देने से आईनी तौर पर कुछ भी नहीं होगा। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? और वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है भाई। देखिए, आईनी और कानूनी तौर पर अगर हुकूमत चल रही होती और असेंबली और पार्लियामेंट चल रहा होता, अगर प्राइम मिनिस्टर ये ना कहते कि हम प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं देंगे तो फिर बात ठीक है। मगर आप समझते हैं कि ये पीडीएम में जितने लोग बैठे हुए हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि अपना इस्तीफा देके अपने घर जाकर के मैंने ये कि उस्मान डार से मंजी ठुकवाने के लिए जा रहे हैं। हज़फ करवाइए मंजी। अब आप मुझे बताएं ना, उस्मान डार से मंजी तो हमने, वो तो बेचारा मुअज़्ज़िज़ लीडर, उससे हमने मंजी थोड़ी ठुकवानी है। बात यह है कि जिस हालात में आप पहुंचा चुके हैं मुल्क को, ये साहब ने कहा मैंने अपनी ये राय इस्तीफों से मुतालिक अपने लीडरान को बता दी है, अब मुझे लगता है वो नहीं होगा जो नजर आ रहा था। ये कह रहा हूं। देखिए इत्तेदाद साहब की अपनी राय होगी, बड़ा एहतराम है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत, ये गवर्नमेंट बौखला गई है, बौखलाहट का शिकार हो गए। इनके बस में कुछ नहीं है। डीजे बट जैसे को बेचारे करके आज इन्होंने डीजे बट की भी मंजी ठोक दी। यार मैं ब्रेक ले लूं नाज़रीन। ब्रेक में आप लोगों ने जितनी मर्तबा जुमले का विर्द करना हो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ऑन एयर नहीं करेंगे फिर हम। तो डीजे बट गिरफ्तार हो गया भाई। तो ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं। खुश आमदेद। 13 दिसंबर आने वाली है, लाहौर में जलसा होने वाला है। गवर्नमेंट ने कहा मुल्तान वाली गलती नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ पर्चा काटेंगे, साउंड सिस्टम के खिलाफ वाले के खिलाफ पर्चा काटेंगे। खुद वज़ीर साहब के अल्फाज है, जो कुर्सियां लगाएगा उसके खिलाफ हम पर्चा काटेंगे, लेकिन जलसा करने से नहीं रोकेंगे। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि डीजे भट्ट साहब, वो इमरान खान साहब के जलसे में जो बड़े एक्टिव होते थे, वो हो गए जी गिरफ्तार। या आप उनकी फुटेज तस्वीर भी देख रहे हैं। और डीजे भट्ट साहब के बारे में इमरान खान साहब के भी जरा कुछ माजी के झरोकों से जरा सुनिए क्या कहा था इमरान खान साहब ने डीजे भट्ट साहब के हवाले से। दिखाए। डीजे भट्ट अपनी जगह पे बैठ के, जब कोई भी नहीं था, इसने बैठ के तराने भी चलवाए, इसने बैठ के नौजवानों को पुलिस का मुकाबला भी करवाया। जब वक्त आया तो पता चला कि डीजे भट्ट में से एक लीडर निकला है। मुश्किल वक्त में कौम की भी पहचान होती है, एक इंसान की भी पहचान होती है। तो एक तो हीरो डीजे भट्ट हमने आपको अपने साथ साउंड सिस्टम के लिए लिया था, लेकिन जो मैंने कल मुश्किल वक्त में आपकी परफॉर्मेंस देखी है, इंशाल्लाह आपको तहरीक इंसाफ के अंदर हम इंडक्ट करें, डालेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर आपको। डीजे भट्ट का मैं एक बहुत बड़ा एडमायरर बन गया। और डार साहब तुसी डीजे भट्ट नूं फड़ लिया है। देखें वसीम, कोई हीरो हो या डीजे भट्ट हो, जब वो कानून की खिलाफवर्जी करेंगे तो एक्शन होगा। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात कर रहे हैं तब नॉर्मल जलसे हो रहे थे, नॉर्मल हालात थे, कोई कोरोना नहीं था। अगर आज जिन सर्विसेज वालों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी तरह एक जो आप बात करते हैं मासूमाना सा सवाल करता हूँ। अगर एक शादी हाल में 300 के साथ SOPs के लिए कहा गया है जी आप शादी कर सकते हैं, सही है। अगर वहां बारात आ जाती है 500 की, 1000 की, आप जो बराती हैं वो सारे अंदर करेंगे या उसको करेंगे जिसकी मार की या शादी हाल है, जिसने हलावर्जी करवाई है?
सही है। इसी तरह ये सर्विसेज वाले जो कुर्सियां दे रहे हैं, साउंड सिस्टम दे रहे हैं, पब्लिक को तो अंदर तो डीजे भट्ट को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो सर्विसेज दे रहा है 13 के जलसे में। तो सर्विसेज देखिए, जब सर्विसेज वाले कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जहां एसओपीज की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब थे सियालकोट में, हमने एसओपीज के साथ डिस्टेंस के साथ वहां उस्मान भाई, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं भी जलसा कर सकता था। एक मजेदार बात बताऊं आपको उस्मान भाई, ये मेरे हाथ में एफआईआर है डीजे भट्ट की। मैं इसका एक सेलेक्टेड हिस्सा आपको सुनाता हूं, आप इसका लुत्फ लें कि ये डीजे भट्ट इत्तेफाक से साउंड ऑर्गेनाइजर था इसलिए गिरफ्तार हो गया या कुछ। आपको पता क्या एफआईआर सुने जरा, बड़ी मजेदार। डीजे भट्ट की एफआईआर पढ़ने लगा हूं मैं नाजरीन। मुखबिर खास ने इत्तला दी कि दुकान डीजे भट्ट पर बहुत ऊंची आवाज में साउंड सिस्टम चल रहा है, अवामुन्नास के सुकून में खलल पैदा हो रहा है। इस इत्तला पर मैं हमराइयां जाए मुतज़क्किरा पर पहुंचा तो दुकान डीजे भट्ट में साउंड सिस्टम वाकई चल रहा था। दुकान में मौजूद एक शख्स को समझाया गया, वो बाज ना आया, मुजाहमत करने लगा, उसको बाइमदाद हमराइयां काबू कर लिया गया, जिसने दरियाफ्त करने पर अपना नाम आसिफ नजर उर्फ डीजे भट्ट बताया। दुकान की तलाशी लेने पर सोफे के साथ पड़ी हुई बंदूक 12 बोर जिसके दाएं तरफ फला फला लिखा हुआ था वो बरामद हुई। मस्कूरा बंदूक अपने कब्जे में रखने के मुतालिक कोई लाइसेंस या इजाजतनामा पेश ना कर सका। दुकान से 3 अदद स्पीकर भी बरामद हुए जो बतौर वजह सबूत फला फला कब्जे में पुलिस ने ले लिया। मस्कूरा ने असलहा नाजायज अपने पास रखकर और साउंड सिस्टम ऊंची आवाज में चलाकर कार्य सरकार में मुदाखलत की। भाई इसको लाहौर जलसे की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया, कार्य सरकार जा रहे थे, दुकान में म्यूजिक चल रहा था, मुखबर ने इत्तला दी म्यूजिक चल रहा है, खलल पड़ रहा है, वो पहुंचे, वाकई म्यूजिक चल रहा था, खलल पड़ रहा था, पकड़ लिया, पकड़ा, तलाशी ली, राइफल भी निकला है, बंदूक वो फड़ लिया, इसलिए पकड़ा इसको। मैं तो समझता हूँ डीजे भट्ट ने ये जलसे से भी ज्यादा संगीन हरकत की है कि ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाया हुआ था, असला रखा हुआ था। नहीं असला रखा हुआ था ना, आप खुद दिखा रहे हैं। असला तो बाद में निकल आया, वो तो पता नहीं निकला, अब मुझे नहीं पता वो असला राना सनाउल्लाह वाली हीरोइन वाला तो नहीं है। ये देखो ये तो ऐसे ही है ना कि देखिए ये तो ऐसे ही है कि डीजे भट्ट केटी में पकड़ा गया तो पता चला पीछे इसने 2 कत्ल भी किए हुए हैं, तो क्या वो कत्ल माफ हो जाएंगे मुझे बताएं। नहीं तो ये महज इत्तेफाक है, इसका मतलब कि एक आदमी जो 13 के जलसे का साउंड सिस्टम लगाने वाला था वो अपनी दुकान में म्यूजिक चला रहा था, पुलिस वाला गुजर गया, उसको आवाज आ गई, वो चला गया, असला। यहां तो आपको पता है चरस, हीरोइन, बकरी चोरी सब निकल आता है। देखिए मैं ये समझता हूं कि डीजे भट्ट हो या जो भी मेजबान है, आप मुझे बताएं वसीम, अगर कोई एसओपीज की खिलाफवर्जी करता है क्या हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? किसी किस्म की भी एसओपीज हैं, जलसे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। डीजे भट्ट का तो ठीक है, आपने खुद बता दिया वो असला निकल आया या जो भी कार्य सरकार में मुदाखलत। नहीं मैं कह रहा हूँ कार्य सरकार को मुदाखलत की तो आपने एफआईआर। ऐसे नहीं है भारी साहब, हम भी डीजे भट्ट से जलसे कराते रहे हैं, ये 10-10 दिन पहले बयाना पकड़ लेते हैं, वायोलेशन तो उसने 13 तारीख को करनी थी और ये पैसे ले लेते होते हैं पहले ही। वो वायलेशन जो होनी थी वो तो होनी थी ना, सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट ये पहले ही कर लेते हैं। ये माशाल्लाह हमने भी जलसे करवाए हैं डीजे भट्ट से, हमें भी पता है कि इसका क्या तरीकेकार है जलसे करने का, लेकिन खैर मैं समझता हूँ डीजे भट्ट को। लेकिन उस्मान भाई आपको ही पता है ना कि पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था तो क्या क्या बरामद हो जाता है यार, पुलिस को पता ही आपको। तो नहीं तो अगर हमने सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था तो निहाल हाशमी को बनाते ना, डीजे भट्ट को क्यों बनाना था? साउंड सिस्टम लगा रहे हैं ना, आपने कहा था साउंड सिस्टम वाले को पकड़ेंगे, तो क्या एक ही डीजे भट्ट है पूरे लाहौर में साउंड सिस्टम का? इनका तो जलसा एक ही कर रहा है, गुजरांवाला भी इसी ने किया था, डीजे भट्ट नहीं किया था गुजरांवाले का जलसा भी। और डीजे भट्ट से भी अच्छे साउंड वाले हैं। अच्छा अगर इन्हें एड्रेस लेना दे बताएं भाई, ठीक है जी भाई। ये अभी उस्मान भाई ने कहा 300 लोगों की एसओपी, तो ये किस बुकरात में आके कहा है कि 300 लोगों में कोरोना नहीं आएगा? एक मिनिमम नंबर है ना, जिसको आप थोड़ा सा एक मैनेजेबल नंबर है ना, उस बुकरात का नाम बताएं भाई। 300 का नंबर पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने एसओपी बनाई है वो 10, उन्होंने क्रिसमस में 10 लोग रखे। इनका बताएं कि इनके जलसे कल परसों पिंडी में शेख रशीद साहब के भतीजे ने एक जलसा किया, तो गलत किया है, तो उस पे क्या ये कुछ एफआईआर कटी, क्या अमल दरामद हुआ, किस तरह से हो गया, जरा बता तो दें। ये मैंने कौन सा साइंसी फार्मूला है जो आइंस्टाइन सर पकड़े बैठा है कि 300 आदमी, क्या कोरोना ने आके बताया? एक बड़ा सिंपल साइंसी फार्मूला है जो कि आप लोग बताया करते थे,
वो फॉर्मूला ये है कि जितना लोग जितने ज्यादा होंगे और जितना सोशल डिस्टेंस कम होगा उतना कोरोना बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग कहते थे इमरान खान लॉकडाउन लगाओ वरना तुम बंदे मार दोगे। आप लोग पब्लिक गैदरिंग्स कल तक डिस्करेज करते थे, आज आप इनकरेज कर रहे हैं। कोविड-18 आ चुका था, कोविड-18 कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह क्या है? कोविड-19 तो दवा खा के बंदा ठीक हो जाता है, एहतियात के बाद ठीक हो जाता है। कोविड-18 से पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत इसहाक डार के जमाने में 5.8 पे था जीडीपी, आज 0 पे आ गया जीडीपी। यही जल से 3 महीने बाद हो जाए, अगर कोरोना की लहर के बाद हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यही जल से कोरोना की लहर के बाद हो जाए तो क्या फर्क? नहीं, कोरोना की लहर सिर्फ हमारे लिए, वो पूछ के आएगी कि ये पीडीएम का जलसा और ये जमात इस्लामी नहीं किया अभी जलसा, अब नहीं ये गवर्नमेंट की नहीं है। देखिए जो कोरोना है उन्होंने क्या काम किया है, मुझे तो लगा कि शायद साकिब निसार ने कहा है कि डैम मीनारे पाकिस्तान में बना दो जिस पे डेंगू वाले परवरिश पाएं। वो कह रहे हैं पानी हरकतें आप देखिए क्या कंक्लूड करने लगा। बुखारी साहब आप बताएं, आपको नहीं लगता है कोरोना की वजह से बहरहाल अपोजिशन की थोड़ी सी मॉरल अथॉरिटी, बल्कि मेरे ख्याल में अच्छी खासी मॉरल अथॉरिटी इरोड हो रही है? क्योंकि अगर कोरोना ना होता और हुकूमत सब कुछ कर रही है, गलत कर रही है। अब 12 लोगों के मरने का इम्कान है ना, पैदल आ रहे, पूरा मुल्तान 80-90 लोग मर रहे हैं। आप देखिएगा लाहौर में क्या हो रहा है ना, कोरोना से लोग खतरा बढ़ रहा है ना सबको कोरोना का। कोविड-18 से ज्यादा मोहलिक कोई। बुखारी साहब बताएं जी, कोरोना की वजह से इखलाकी पोजीशन नहीं मुतासिर हो रही अपोजिशन की? आपने फिर वो टेढ़ा सवाल मुझसे कर दिया जो आपको निहाल हाशमी साहब से पूछना चाहिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल इन ऑल फेयरनेस अगर अमीन गंडापुर पेशावर में जलसा ना करते, असद उमर सखर में नहीं करते, आशिक अवान यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलती, फिर तो ये बड़ी मॉरल पोजीशन है कि आप तवक्को रखें अपोजिशन से कि वो अमल करें उन तमाम SOPs पर जो कोरोना से बचने के लिए हैं। ये जिस नए एक कोरोना कोविड-19 को आप मुतारफ करा रहे हैं जो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है सरकार के जलसों में नहीं घुसना, मार पड़ेगी, अपोजिशन के घुसते रहो जहां कहीं भी वो जलसा करेगी। तो ये जो इंटेलिजेंट कोरोना हमको मुतारफ कराया जा रहा है, यही सारी खराबी की जड़ है कि जब आप एक फेल खुद कर रहे हो और दूसरों से तवक्को रखे कि वो ना करें, ऐसा नहीं होगा। गैदरिंग 300 की भी गैदरिंग है, गैदरिंग 30,000 की भी गैदरिंग है। ये गैदरिंग जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा फैलने का इम्कान है, तो बड़ा सिंपल है। ये हाल और हजम 10 की गैदरिंग में इम्कान कम है, 300 की गैदरिंग में उससे ज्यादा है, 30,000 की गैदरिंग में उससे ज्यादा है। और जलसे में वैसे भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना प्रैक्टिकली नहीं है, तो जलसे से कोरोना के फैलाव का इम्कान तो बढ़ेगा ना, तो कोई दो राय नहीं है ना बुखारी साहब। देखिए ना, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ठीक था जो कहता था कि कोरोना इज ए सिंपल फ्लू, आता है 2-3 दिन में चला जाता है, वो तब ठीक थे? या आप ठीक है जो कह रहे हैं कि कोरोना जो है ले दे के बैठ जाएगा, खा जाएगा पूरी कौम को? कौन से आप बता दें भाई डॉक्टर साहब, मानना चाहिए? जरा जल्दी से मुझे एजुकेट कर दें। आप कर दें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, टारगेटेड लॉकडाउन की बात की, हमने कभी कंप्लीट लॉकडाउन की बात नहीं की। हमने हमेशा मुईशत की बात की, वजीर आजम इमरान खान ने आम आदमी की बात की, छाबड़ी वाले की, मजदूर की, रिक्शे वाले की, दिहाड़ीदार की। भाईजान किस थोड़ा सा बात कर रहे हैं जहां आप अफगानिस्तान से जो पैसे इमदाद लेके आ रहे हैं उस मईशत की बात कर रहे हैं। आखिरी बात, आज भी हम 300 के SOPs की इसलिए बात कर रहे हैं, आज भी 300 लोगों के SOPs की इसलिए बात कर रहे हैं, मुईशत चलती रहे, दिहाड़ीदार की दिहाड़ी लगती रहे, रिक्शे वाले की, छाबड़ी वाले की। ये जीडीपी जिस ग्रैंड डकैती प्रोग्राम की बात करते हैं ना जी, बड़ा जीडीपी ऊपर था, वो इनकी करप्शन का जीडीपी है 6%। अगर होता ना तो मुल्क का ये हाल ना होता। हाशमी साहब कोई एक इदारा तो बता दे जो मुनाफे में छोड़ गए हो। सारे इदारे, बिजली वाफिर आपको मिल रहा है, गैस आपको वाफिर मिल रहा है, आपको हमने सड़कें बना के दे दी, सर्कुलर डेट छोड़ के गए, बना के दे दी, सर्कुलर डेट छोड़ के गए 1400 अरब का, मैं मुनाफे बना के दे दिया, आपको 60 बिलियन बता दें हाशमी साहब, एक इदारा बना के दे दिया, पाकिस्तान की 40 सालों में एक इदारे का नाम ठीक करके दे दिया। एक इदारे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक इदारा हाशमी साहब बता रहे, एक इदारे का नाम बता दें, प्रोग्राम खत्म हो गया। आप सारे इदारे, एक इदारे पाकिस्तान के अफवाद से लेकर स्कूल तक हमने एक इदारा बता, आप अफवादे पाकिस्तान से लेकर के बैंक तक, से लेकर के बीआरटी से, लोग से लेकर के ऑरेंज ट्रेन तक, सुई गैस से लेकर के बिजली घर तक, सारे हमने बनाए। और किसने बनाए? नफे में और सारे सर्कुलर डेट में भाई आपने क्या किया? मैं वाइंड अप कर, ठीक, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। मैं कंक्लूड करता हूं जिसको ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करते हैं, निहाल हाशमी साहब जाते बता दें, मार्च के इलेक्शन से पहले चली जाएगी हुकूमत? जो अभी उस्मान डार साहब ने कहा ना, ये पीटीआई की मंजी ठोकी जा चुकी है। हुकूमत चली जाएगी मार्च से? हाँ, ये हुकूमत बस
अब गई कि तब गई, ये तो अपनी मंजी इन्होंने खुद ठुकवा लिया। 2021 मार्च से पहले चली इंशाल्लाह। और ना गई तो इंशाल्लाह। और सारी चीज पे कादिर मेरा रब है, इसलिए मैंने इंशाल्लाह कहा है। और जनवरी को लॉन्ग मार्च हो रहा है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया तीनों मानों का, बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।